जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारा पेपर 2021 में आर्मी जीडी का वहाँ पे हुआ था, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में वहाँ पूछे गए थे। क्योंकि दोस्तों होता है क्या, जब भी आपका आर्मी का पेपर वहाँ पे लगता है, आपके एग्जाम में जो रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपके पूछे जाते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ ये बता ही दिया कि जो यहाँ पे मैं 100 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कराने वाला हूँ, अगर ये भी केवल आप अच्छे से वहाँ पे कर लेते हो, इसके बाद जब आपका पेपर लगेगा, यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। लेकिन जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, सारे आपके पास वहाँ पे होने चाहिए। और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको जो अपना एप्लीकेशन आने वाला है, वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन की पीडीएफ भी वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा 2021 में पेपर हुआ था, वहाँ पे जीके में जो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित वहाँ पे आपका हो जाता है। और चार ऑप्शन वहाँ पे क्या दिए गए थे। पहला था शिक्षा का अधिकार, दूसरा है अस्पृश्यता का उन्मूलन, तीसरा है उपाधियों का उन्मूलन और चौथा है धर्म का अधिकार। ये ऑप्शन हमारे वहां पे दिए गए थे। दोस्तों यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप ये माने चलिएगा कि आप एग्जाम हॉल में वहां बैठे हुए हो, आप कम से कम टारगेट ये करिएगा कि 35 क्वेश्चन आपके कम से कम वहां पे सही हो जाए। क्योंकि दोस्तों आपका पेपर इतना हार्ड वहां पे नहीं आता है, क्योंकि जो आपकी मैथ होगी ये बिल्कुल आपकी नॉर्मल ही वहां पे आती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं इसका आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। दोस्तों ये जो डेली अपनी क्लास वहाँ पे होगी, 6:30 बजे डेली क्लास होगी। तो यहाँ जितने प्रैक्टिस सेट कराए, सारे आप जरूर सॉल्व करके अपने पेपर के पहले वहाँ पे जाना, क्योंकि हो सकता है कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहाँ पे रिपीट हो जाए। तो इसीलिए सारे क्वेश्चन अच्छे से आप तैयार करते हुए वहाँ पे चलना। तो इसका सीधा सीधा राइट आंसर आप क्या बता दोगे, ये हो जाएगा अस्पृश्यता का उन्मूलन यहाँ पे आपका हो जाता है। अब यहाँ से भी हमारे एग्जाम में और कई सारे क्वेश्चन और यहां बन सकते हैं। जैसे एक आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो आपका अनुच्छेद 17 है, ये कौन से भाग में वहां पे आते हैं, संविधान एक कौन से भाग में वहां पे आएगा। तो भाग अगर आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप सीधा सीधा क्या कहते हैं, संविधान का जो भाग नंबर तीसरा है, भाग जो थर्ड है, उसमें आपका ये अनुच्छेद वहां पे आता है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो आपका ये कब वहां पे जो आपका अनुच्छेद 17 है, ये कब वहां पे आपका लागू हुआ था। तो ये ध्यान रखना कि जो आपका 26 जनवरी 1950, जब आपका ये संविधान वहां पे लागू हुआ था, कब, 26 जनवरी 1950, इसके साथ ही आपका यहाँ पे लागू हो गया था। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो अनुच्छेद 17 है, इसके प्रणेता कौन वहां पे हो जाएंगे। तो कभी अगर आपसे ये पूछ लिया गया, इसके ये बताओ प्रणेता का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो सीधा सीधा किसका नाम बताओगे, भीमराव अंबेडकर का नाम आपको पता होना चाहिए। किसका, डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आपसे वहां पूछे जा सकते हैं। तो सीधा सीधा भीमराव अंबेडकर का नाम आपको यहां पता होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो आपका SC/ST एक्ट का जो सबसे बड़ा संविधान संशोधन वहां पे हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा था कौन से वर्ष में वहां पे हुआ था। तो आप यहाँ पे क्या बताओगे, अगर आपसे पूछा गया कि जो आपका SC/ST एक्ट वहां पे हुआ था, कौन सा SC/ST जो आपका यहाँ पे एक्ट हुआ था, इसका जो सबसे बड़ा संविधान संशोधन हुआ था, ये कौन से वर्ष में वहां पे हुआ था। तो यहाँ पे आप क्या बताओगे, 1989। ये यहाँ पे याद करना। देखो ये सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, सीधा सीधा पूछेगा, सबसे बड़ा SC/ST एक्ट ये कब वहां पे आपको जो संविधान संशोधन यहाँ पे हुआ, कौन से वर्ष में वहां पे हुआ था। तो ये 1989 वर्ष आपको यहाँ पता होना चाहिए। और अनुच्छेद जो 17 के प्रणेता का नाम अगर आपसे पूछा जाए, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आपको पता होना चाहिए। और संविधान कब आपका लागू वहां पे हुआ था, ये इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में एग्जाम में आया है। तो क्या बताओगे, 26 जनवरी 1950 में आपका लागू वहां पे हुआ था। बस ये 100 सेट करके आप एग्जाम में बैठ जाना। और साथ जो मैंने पॉइंट बता दी, ये अगर आपके तैयार है, तो पेपर में एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया कि तरंग शक्ति अभ्यास को क्या माना जा रहा है वहां पे। देखो ये क्वेश्चन क्या होता है, करंट अफेयर का वहां पे आता है। जब आपका एग्जाम वहां पे लगा था, उसमें ये करंट अफेयर का क्वेश्चन वहां पूछा गया था, और ये ऑप्शन हमारे पेपर में वहां पे आपके दिए गए थे। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पे रिपीट हुआ,
क्योंकि होता क्या है ना, जो आपके 15 क्वेश्चन जीके के वहां पे आते हैं उसमें 3 क्वेश्चन करंट अफेयर का वहां पे आता है। और करंट अफेयर में ज्यादातर क्वेश्चन आपके ये पूछे जाते हैं, जो आपके जितने भी राज्य हैं उनके राज्यपाल के नाम पता होने चाहिए, और उन राज्यों के जो मुख्यमंत्री वो आपके पता होने चाहिए। इसके बाद कुछ आपके अवार्ड होते हैं, अवार्ड में ज्यादा आपके जो स्पोर्ट के अवार्ड होते हैं वो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ सीधा सीधा क्या कहोगे, जो आपका ये तरंग शक्ति अभ्यास हुआ था इसको क्या कहा जाता है। तो यहां भी बताओगे, भारत में अब तक आयोजित सबसे बड़ा वायु अभ्यास होता है। तो क्या बता दिया हमने, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। अब एक क्वेश्चन ये यहाँ पे आता है कि ये जो आपका अभ्यास वहां पे हुआ था ये कितने दिन तक वहां पे चला था, ये आपसे पूछा जाता है। और इस अभ्यास में कुल कितने देशों ने वहां पे भाग लिया था, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या कह दोगे, यहाँ पे एक चीज ये याद करना, इसमें लगभग 30 देश ऐसे थे जिन्होंने इस अभ्यास में वहां पे भाग आपका लिया था। और ये अभ्यास कितने दिन तक वहां पे चला था, आप कहोगे 12 दिन तक ये टोटल अभ्यास आपका वहां पे चला था। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, ये बताओ गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी। देखो पुस्तक आप अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि अभी तक जितने बार भी पेपर वहां पे लग रहे हैं वहां पे कोई ना कोई पुस्तक के बारे में आपसे क्वेश्चन वहां पूछा जा रहा है। तो जितने फेमस राइटर हैं और उनकी जो पुस्तकें हैं वो आपको पता वहां पे होनी चाहिए। यहाँ पूछा गया गुलामगिरी पुस्तक किसने वहां पे लिखी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहला ऑप्शन था, महात्मा ज्योतिबा फूले है, गोपाल कृष्ण अगरकर है, और पंडिता आपका रामा बाई है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन हमारे ये, क्योंकि पुस्तक आपके बहुत ज्यादा रिपीट क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या बताओगे, महात्मा ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो ज्योतिबा फूले हैं इनको ये महात्मा की उपाधि किसने वहां पे दी थी। तो अगर महात्मा की उपाधि आपसे पूछ ली जाए तो क्या बताओगे, महात्मा गांधी ने इन्हें ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि वहां पे आपकी दी थी। तो पहले तो बता दोगे ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जो गुलामगिरी पुस्तक है ये किस वर्ष वहां पे लिखी गई थी, या कब इसका प्रकाशन वहां पे हुआ था। तो वर्ष आप क्या बता दोगे, 1873। 1873 ये डेट आप वहां पे याद कर लेना। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये जो ज्योतिबा फूले हैं इनका जन्म कब वहां पे हुआ था, तो क्या बता दोगे वहां पे। तो क्या बताओगे, ज्योतिबा फूले का जो जन्म वहां पे हुआ था, तो आप सीधा सीधा कहोगे 1827 ईस्वी में। अगर पूछा कहां पे इनका हुआ, कौन से राज्य में इनका जन्म वहां पे हुआ था, तो आप सीधा सीधा कहोगे क्या, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इनका जन्म वहां पे हुआ था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पे हो जाते हैं, ये डेट आप कम से कम याद कर लेना, इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है कि गुलामगिरी पुस्तक का प्रकाशन कब वहां पे हुआ था, कब ये बुक वहां पे लॉन्च आपकी की गई थी। अगला एक क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा, इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका हो जाता है। कम से कम 2-3 शिखर आपको ऐसे पता होने चाहिए कि जो सबसे ज्यादा ऊंचे आपके वहां पे होते हैं। पहला है कंचनजंगा, दूसरा माउंट एवरेस्ट, तीसरा है गार्डविन आश्रम, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ये तो मान लो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो सबसे ऊंचा वहां पे होगा। तो आप सीधा राइट आंसर हम लोग क्या बताएंगे, माउंट एवरेस्ट का नाम आप बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि अच्छा ये तो हमें पता हो गया माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा वहां पे हो गया, अब इसकी ऊंचाई कितनी यहाँ पे हो जाती है, और ये ऊंचाई कब आपकी मापी गई थी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले ये चीज ये याद कर लेना, ये जो ऊंचाई आपकी नापी गई थी 1852 ईस्वी में इसकी हाइट वहां पे नापी गई थी, और कुल इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 8848.86 मीटर। ये क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई वहां पे आपकी हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो आपका ये गार्डविन आस्टिन यहाँ पे दिया जा रहा है, इसको एक आपका K2 के नाम से ये आपका जाना जाता है। चाहे K2 आपसे पूछ ले या गार्डविन आस्टिन आपका वहां पूछ ले, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका होता है सेकेंड, यानी कि दूसरा सबसे ऊंचा शिखर वहां पे आपका हो जाता है। यहां पे आपसे पूछा गया है विश्व का सबसे ऊंचा। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा दूसरे नंबर पे कौन सा वहां पे आता है, तब आप बताते K2 का नाम है, हाँ बताते। अगर इसकी ऊंचाई की हम लोग बात करते
8,611 ये मीटर इसकी ऊंचाई वहां पे आपकी हो जाती है। अब ये जो कंचनजंगा आता है ये आपका तीसरे नंबर पे वहां पे आता है। अगर ऊंचाई के हिसाब से देखा जाए ये तीसरे नंबर पे वहां पे आपका आ जाता है। इसकी ऊंचाई की अगर हम लोग यहाँ बात कर ले तो ये हो जाएगा 8,586 मीटर। 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई वहां पे आपकी हो जाती है। तो ये सारे याद करना। नंबर 1 पे क्या आ जाएगा, माउंट एवरेस्ट होता है। दूसरे नंबर पे आपका K2 आ जाता है। तीसरे नंबर पे आपका कंचनजंगा वहां पे आ जाता है। इन सभी की ऊंचाई आपको पता वहां पे होनी चाहिए। इसके साथ दोस्तों जो आपने ये नोट्स यहाँ पे ले रखे हैं ये कंप्लीट नोट्स एक बार आप तैयार करिएगा। सारे नोट्स आपके मैंने एप्लीकेशन वहां पे अपलोड कर दिए हैं। अब इसमें आपका चाहे आपका जो जनरल साइंस वहां पे हो जाती है, चाहे आपकी रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे जी को, इनकी प्रॉपर आपके हैंड रिटन नोट्स वहां पे अपलोड आपके कर दिए गए। और साथ साथ आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यानी जो आपके पेपर पूछे गए आर्मी जीडी के एग्जाम के, वो सारे क्वेश्चन भी वहां पे अपलोड कर दिए गए। तो एग्जाम के पहले इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और ये जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं ये नोट्स तैयार कर लेना, क्योंकि नोट्स में एक फायदा आपको एक ये मिलेगा, नोट्स आपको बनाने नहीं पड़ेंगे। यानी जो आपका टाइम वेस्ट वहां पे नोट्स बनाने में हो रहा था वो आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट वहां पे नहीं होगा। अब ये सारे नोट्स आप चाहो तो ये स्क्रीन जो व्हाट्सअप नंबर शो कर, मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर दें, सारे नोट्स मैं आपको व्हाट्सअप पे ही वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन एग्जाम के पहले एक बार ये जरूर तैयार करना, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। सारे आपके न्यू पैटर्न बेस्ड नोट्स वो प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये पूछा गया जो आपका तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान कौन सी संधि पे हस्ताक्षर वहां पे किए गए थे, ये पूछा गया था। पहला ऑप्शन दिया गया सालाबाई की संधि, दूसरा है पांडिचेरी की संधि, तीसरा है आपका मंदसौर की संधि, और चौथा है मंगलौर की संधि। तो अगर हमारे पेपर में रिपीट क्वेश्चन हुआ, सीधा सीधा राइट आंसर आपको क्या बताना है, ये हो जाएगा आपका जो मंदसौर की संधि दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब एक डेट यहाँ पे लिखना कि इस संधि जो आपकी ये संधि वहां पे हुई थी, अगर ये प्रॉपर डेट ही आपसे वहां पूछ ली जाती तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे आपको डेट पता होनी चाहिए 6 जनवरी 1818 ईस्वी में ये आपकी संधि वहां पे हुई। इसके बाद क्या हुआ था, जो आपकी मराठा शक्ति थी वहां पे, मराठा शक्ति की अंत वहां पे हो गया, मराठा शक्ति का वहां पे इसके बाद क्या हुआ, अंत वहां पे आपका हो जाता है। फिलहाल ये डेट आपकी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है, ये डेट भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनता है। वहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे मैं आपको बताता चलूंगा, इसके साथ ही साथ कि और क्या चीजें आपसे वहां पूछी जा सकती हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, ये पूछा गया कि जो आपका अखौरा अगरतला रेल लिंक भारत को किस देश से वहां पे जोड़ता है, देश का नाम आपसे यहां पूछा गया है, किस देश को आपको ये जोड़ता है। अब यहां से क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताओ जो ये रेल लिंक है इसकी घोषणा कब वहां पे की गई थी और ये कब कंप्लीट वहां पे हुआ, ये दोनों डेट आपको पता वहां पे होने चाहिए। पहला ऑप्शन था भूटान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा म्यांमार और चौथा क्या हो गया, चीन आपका यहाँ पे हो जाता है। तो आप इसका राइट आंसर सीधा सीधा क्या बताएंगे, आप कहेंगे हम तो बताएंगे बांग्लादेश, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये जो आपका जो यहाँ पे दिया गया रेल लिंक दिया गया, इसकी घोषणा कब वहां पे की गई, तो आप क्या बताओगे, इसकी घोषणा दोस्तों आपकी 2010 में वहां पे की गई थी और ये कंप्लीट कब हुआ था, 2023 में ये आपका वहां पे पूरा आपका हो गया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जो रेल लिंक है अगर ये पूछ लिया जाए इसकी लंबाई कितने किलोमीटर वहां पे हो जाती है, तो आप क्या कहते हैं 5 किलोमीटर इसकी लंबाई वहां पे आपका हो जाता है। अगर क्वेश्चन एक ये इंपॉर्टेंट नोट करना कि सबसे बड़ा स्टेशन यहाँ पे कौन सा हो जाता है, कहाँ की स्टेशन है जो सबसे बड़ा वहां पे है, तो यहाँ पे एक ये भी नोट कर लेना कि सबसे बड़ा स्टेशन का नाम भी नोट कर लेना, कहाँ पे बना हुआ है, ये बना हुआ है अगरतला। कहाँ बना हुआ है, अगरतला। और अगरतला क्या हो जाती है, ये त्रिपुरा की राजधानी वहां पे हो जाती है। अभी मैंने कहा कि जो राजधानियां हैं ये आपको पता होनी चाहिए, जितने भी आपके राज्य हैं उनकी राजधानियां पता होनी चाहिए, और उन राज्यों के जो राज्यपाल हैं वो पता होने चाहिए, और उन राज्यों के जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो आपको पता होने चाहिए। क्योंकि यहाँ से कन्फर्म है एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, अगर 3 चीजें आपने तैयार कर ली, राजधानियां,
मुख्यमंत्री और राज्यपाल। तो एक क्वेश्चन आपका जीके का कंफर्म आपके हो जाएगा और हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन वहां से बनता है। तो ये चीज तीनों चीज अगर तैयार कर लिए तो एक क्वेश्चन आपका कंफर्म यहाँ पे हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब वहां पे हुई थी, वर्ष हमसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो आपका स्थापना वहां पे हुई थी, ये किसके द्वारा वहां पे की गई थी। तो दोनों चीजें आपको पता वहां पे होनी चाहिए। और ऑप्शन क्या है, पहला है 1916, दूसरा 1945, तीसरा है 1894 और चौथा है 1901। तो आप सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे क्या कहेंगे, आप कह देंगे 1916। ऑप्शन नंबर एक हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी अगर पूरी डेट की हम लोग बात करें, क्या बताओगे, 4 फरवरी 1916 को इसकी स्थापना वहां पे होती है। अब किसके द्वारा वहां पे की गई, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो यहां पे नाम नोट करें क्या, पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा वहां पे की गई थी। तो पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, घर से वोट करने वाले बुजुर्गों की न्यूनतम आयु क्या वहां पे है। 75 है, 80 है, 85 है, 90। यानी कि मान लो कोई बुजुर्ग हो गया, वो वोट देने अपना वहां पे नहीं जा पा रहा है, तो उसके लिए एक सरकार ने ये व्यवस्था है कि वो अपने घर से ही वहां पे वोट दे सकता है। लेकिन उसकी न्यूनतम आयु कितनी वहां पे होनी चाहिए। तो आप क्या कहो, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, आप कहोगे 85 वर्ष वहां पे होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में ही पूछे गए थे, जो आपका 2021 में आर्मी जीडी का पेपर वहां पे हुआ था। और ये शिफ्ट नंबर 1 के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और एक एक करके जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सारे मैं यहाँ पे आपको करा ही दूंगा। बस जो चीजें बताई जा रही सारी चीजें आप अच्छे से वहां पे तैयार करते हुए चलिएगा। अब अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, क्या पूछा गया, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम लिंगा अनुपात वाला केंद्र शासित, वो यहाँ पे क्या लिखा है, केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे राज्य नहीं पूछा गया, केंद्र शासित प्रदेश का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बताओ कौन सा केंद्र शासित प्रदेश वहां पे आपका हो जाता है। अब यहीं पे अगर राज्य का हमसे पूछा था कि उस राज्य का नाम बताओ जहां पे सबसे कम लिंगानुपात है, तो हम लोग सीधा आंसर क्या बताते, हरियाणा राज्य का नाम बता देते। लेकिन हमसे राज्य ना पूछ के क्या पूछा गया, केंद्र शासित प्रदेश का नाम पूछा गया। तो वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, आप कहेंगे दमन और दीव यहाँ पे होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अच्छा ये बताओ, दमन और दीव का जो लिंगा अनुपात है कितना वहां पे है। अगर ये चीज आपसे पूछ ली जाती तो आप सीधा सीधा क्या कहते, ये कहते 618 महिलाओं पे आपके 1000 पुरुष यहाँ पे आपके हो जाते, ये आपका लिंगा अनुपात यहाँ पे हो जाता है। अब एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये दमन और दीव है, ये केंद्र शासित प्रदेश जो आपका बना हुआ है, इसकी स्थापना वर्ष अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि तो क्या बताते, स्थापना वर्ष सीधा सीधा क्या बताते, 1987 में इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में वहां पे बताया गया है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे अगर लिंगा अनुपात की बात यहाँ पे हो रही है, अब अगर आपसे ना किसी राज्य का पूछा जाए, ना किसी केंद्र शासित प्रदेश का पूछा जाए, अगर केवल आपसे ये पूछा जाए भारत का लिंगा अनुपात कितना वहां पे हो जाता है, अगर पूरे भारत का पूछा जाता है तो भारत का आप क्या बताते, 943 महिलाओं पे 1000 पुरुष, ये क्या हो जाता है, ये भारत का लिंगा अनुपात आपका वहां पे हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका हो जाता है। अभी मैंने बताया अगर राज्य का पूछा जाता है कि उस राज्य का नाम बताओ जहां पे लिंगा अनुपात सबसे कम वहां पे, तो राज्य क्या हो जाता है, आप बताते वो राज्य होता हरियाणा राज्य वहां पे आपका हो जाता है। ये तीनों चीज याद होनी चाहिए, कंफ्यूजन आपको नहीं लेना बिल्कुल वहां पे। अगले क्वेश्चन की बात करें कि जो शुभम गिल हैं ये किस खेल से संबंधित वहां पे हो जाते हैं। देखो ऐसे भी क्वेश्चन आपके आते हैं, कोई स्पोर्ट पर्सन का नाम आपको बताएगा और उनसे ये पूछा जाएगा कि ये जो खिलाड़ी है कौन सा खेल वहां पे खेलता है। तो ये तो फेमस ही नाम आपका हो जाता है, सारे बच्चे इसका आंसर दे ही लेंगे। शुभम गिल किस खेल से संबंधित हो जाएंगे, आप कहेंगे किससे, क्रिकेट से हो जाते हैं। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब देखो शुभम गिल के बारे में भी कई चीजें ये पूछी जा सकती है। एक पहला तो यही याद कर
लेना कि जो शुभम गिल हैं इनका जन्म कौन से वर्ष में हुआ था और कौन से राज्य में वहां पे हुआ था। तो अगर वर्ष पूछा जाता 1999 यहाँ बताते, और कौन से राज्य में होता आप कहते पंजाब राज्य में इनका जन्म वहां पे आपका होता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका सबसे बड़ा रिकॉर्ड कौन सा वहां पे हो जाता है, यानी कौन सी पारी इन्होंने वहां पे खेली थी और कब खेली थी जहां पे इन्होंने सबसे ज्यादा रन वहां पे बनाए थे। तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि 2023 में ओडीआई यानी जो आपका वनडे मैच में इन्होंने कितने रन बनाए थे, 208 रन बनाए थे। अब ये इनका एक रिकॉर्ड हो जाता है। और ये किसके विरुद्ध वहां बनाए थे, यानी दूसरी पारी कौन थी वहां पे, तो न्यूजीलैंड के विरुद्ध इन्होंने बनाई थी। और ये इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ शुभम गिल को ऑरेंज कप कब वहां पे मिला था, आईपीएल का जो ऑरेंज कप मिलता है ये कब उनको प्रोवाइड यानी कब वहां पे मिला था, तो यहाँ पे क्या बताते 2023 ही वहां पे आप ये डेट याद कर लेना, इनको ऑरेंज कप भी वहां पे आपका दिया गया था। इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कौन कब से अंतरराष्ट्रीय जितने भी आपके मैच होने लगे, चाहे वनडे हो, टेस्ट हो, 20 मैच हो, ये कब से खेलना शुरू वहां पे किए थे, अगर वर्ष आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पे क्या कहोगे कि अंतरराष्ट्रीय का जो डेब्यू हुआ था ये 2019 से जितने भी अंतरराष्ट्रीय मैच है तब से ये खेलना शुरू कर दिए गए। अब इनको अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शुभम गिल को अर्जुन अवार्ड कब वहां पे दिया गया था, तब भी आप 2023 का नाम ही वहां बताएंगे। 2023 में इनको अर्जुन अवार्ड भी वहां पे मिल चुका है। क्या बताएंगे, अर्जुन अवार्ड भी आपको दिया जा चुका है। यहाँ पे ये सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कोई भी चीज आपसे वहां पूछी जा सकती थी, जितने पॉइंट आपके एक्स्ट्रा बन सकते हैं सारे मैं क्लियर करते हुए चलूंगा कि अगर हमारे पेपर में ये क्वेश्चन आया है तो और क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए जो आपसे पूछी वहां पे जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री बता दो। देखो ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन वहां पे आपका हो जाता है। तो यहाँ पे ये पूछा गया छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम बताओ। अभी जैसे मैंने कहा कि आप राज्यपाल के नाम याद करना, मुख्यमंत्री के नाम याद कर लेना और जितने भी राज्य हैं आप उनकी राजधानियां याद कर लेना। एक क्वेश्चन आपका सीधा सीधा कंफर्म आपको वहां पे हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर बताओगे, ये हो जाएंगे क्या, विष्णुदेव साय आपके यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे आपके हो जाते हैं। तो क्या बता दोगे, ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर इसका एक आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये 2000 अभी भी मान लो प्रेजेंट टाइम पे भी ये आपके सीएम वहां पे आपके हो जाते हैं। तो ये चीजें सारी आप अच्छे से वहां पे याद करिएगा। अब ये बताओ महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है। महायान जो आपका शब्द है ये किस धर्म से आपका संबंधित वहां पे हो जाता है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, शैव धर्म है या सिख धर्म है। तो महायान शब्द किस धर्म से संबंधित होगा, अगर एग्जाम में हमारे रिपीट हुआ आप सीधा सीधा क्या कहोगे, बौद्ध धर्म बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और देखो ये जो आपका महायान दिया जा रहा है इसकी स्थापना कब वहां पे हुई थी, तो आप क्या कहोगे, जो आपके 1वीं शताब्दी में, क्या बताओगे 1वीं शताब्दी में, शताब्दी ईस्वी यहाँ पे नोट कर लेना, या इसकी स्थापना वहां पे हुई थी। अब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ सबसे बड़ा यानी सबसे बड़े महायान देश कौन से वहां पे हो जाएंगे, सबसे बड़े महायान देश कौन से हो जाएंगे, यानी जो इसे सबसे ज्यादा वहां पे आपके मानते हैं। तो देश का नाम क्या बताओगे, एक तो आपका चीन हो गया, एक आपका जापान यहाँ पे हो गया, जापान के बाद एक आपका कोरिया हो गया, ये लोग बहुत ज्यादा वहां के आपके मानते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये नोट करना कि इसका सबसे बड़ा मंदिर अगर आपसे पूछ लिया जाए, सबसे बड़ा मंदिर ये कहाँ पे आपका स्थित हो जाएगा, पहले मंदिर का नाम क्या लिख लोगे, ये हो जाएगा आपका बोरो बुदुर। और ये मंदिर है कहाँ पे आप बताओगे, इंडोनेशिया में, कहाँ पे बता दोगे, इंडोनेशिया, ये आप यहाँ पे नोट कर लेना। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये मंदिर आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर में, मंदिर का नाम आपसे कई बार क्वेश्चन वहां पे बन चुका है। तो सारी चीजें आप अच्छे से वहां पे तैयार करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है जो सिख लोग
किस त्योहार को बंदी छोड़ के रूप में मनाते हैं? कौन सा त्योहार है जो बंदी छोड़ के रूप में ये सिख लोग वहां पे मनाते हैं? वैसाखी है, दिवाली है, गुरु आपका पूरब है, या होली है? तो बंदी छोड़ के रूप में कौन सा त्योहार सिख के लोग वहां पे मनाते हैं? तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, दिवाली वहां पे हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपको ये बंदी छोड़ दिवस आपको दिवाली के दिन मनाया जाता है, कि जो आपका गुरु हरगोविंद जी की जो 52 राजा है वहां पे रिहाई वहां पे जहां पे 52 राजा वहां पे छोड़े गए थे, उसी की याद में आपका मनाया जाता है। तो ये नाम याद कर लेना किसका, गुरु हर गोविंद इनकी जो जीव इनकी याद में आपका ये हमेशा मनाया जाता। जब आपके ये 12 जो राजा थे वहां पे जो बंदी बनाए गए थे, उनको जो रिहा वहां पे किया गया था, उसी की याद में हमेशा आपका ये मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो बंदी छोड़ है ये कब से मनाया जाता है, त्योहार कब से मनाया जाने लगा, अगर वर्ष आपसे पूछ लिया जाता है तो वर्ष क्या बताते हैं, 1900, आप यहाँ वर्ष क्या बताते हैं, ये हो जाएगा 1619 ये वर्ष याद कर लेना। जब गुरु हरगोविंद जी जब ग्वालियर जिले में इनको वहां पे मान लो बंदी बनाया गया, तो वहां जब ये रिहा किए गए थे उसके याद में हमेशा ये आपका मनाया जाने लगा था। अब ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये सबसे ज्यादा यानी सबसे बड़ा त्योहार कहां पे मनाया जाता है, तो क्या बताओगे, अमृतसर में सबसे ज्यादा आपका ये वहां पे मनाया जाता है। तो सारे पॉइंट आप क्लियर करते हुए वहां पे चलिएगा, कोई भी चीज आपसे पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन था कि बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने वहां पे किया था? देखो 1857 जितने भी आपके विद्रोह हुआ, जब क्रांति वहां पे हुई थी, तो कहीं का भी पूछा जा सकता है, चाहे कानपुर का पूछ ले, दिल्ली का पूछ ले, लखनऊ का पूछ ले, लेकिन हमसे क्या पूछा गया, बरेली का पूछा गया कि बरेली में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व था वहां पे, वो किसने वहां पे किया था? तो यहाँ पे क्या कहोगे, सीधा सीधा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा खान बहादुर ने। किसने? खान बहादुर ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्या बताओगे? खान बहादुर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो जो आपकी 1857 की क्रांति वहां पे हुई थी, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहां पूछे जाते हैं, और जो मैंने पहले प्रैक्टिस सेट वहां पे करा रखे थे, वहां मैंने 1857 की क्रांति के बाद पूरा डिटेल से मैंने आपको बता रखा था। जो आपके प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट मैंने ऑलरेडी वहां पे करा दिए, 10वां नंबर चल रहा है, इसके जो 9 सेट वहां पे हो गए, वो भी एक बार आप वहां पे देख लेना। इसकी मैंने प्रॉपर एक प्लेलिस्ट वहां पे बना दी है, ताकि आपको सारे सेट एक जगह आपको देखने को वहां पे मिल जाएं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये बताओ, जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? ये क्वेश्चन मैं थोड़ा अपडेट वहां पे कर दिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आपका 2021 से पूछा गया था, यहाँ पे 2021 का लिखा गया था, लेकिन हम लोग अभी अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारा 2026 में पेपर लग रहा है। लेकिन अभी मैंने कहा 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के आपके वहां पे पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन मैं थोड़ा अपडेट कर दिया, क्योंकि हमें वो क्वेश्चन तैयार करना जो हमारे लिए वहां पे जरूरी आपका हो जाए। तो यहां पे हमने सीधा किया 15 जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त वहां पे किया गया था? अमिताभ कांत है, राजीव कुमार है, अरविंद आपके सुब्रमण्यम है, या डॉक्टर अरविंद पनगड़िया वहां पे हो गए? तो आप क्या नाम बताओगे? तो यहाँ पे नाम बताओगे आप डॉक्टर अरविंद जो पनगड़िया हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। इंपॉर्टेंट बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि जो आपका ये वित्त आयोग है, अगर इनका ये पूछा जाए, वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, इनका कार्यकाल भी आपसे पूछा जा सकता है। इनका कार्यकाल न्यूनतम कितना वहां पे होता है? तो कार्यकाल क्या बताओगे? न्यूनतम इनका हो जाएगा 5 वर्ष, इनका कार्यकाल यहाँ पे आपका हो जाता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि ये जो वित्त आयोग है, ये संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत वहां पे आता है? तो संविधान का अनुच्छेद अगर आपसे पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे क्या बताओगे? जो आपके भारत का जो भी वित्त आयोग होता है, ये संविधान का अनुच्छेद नंबर जो आपका 280 है, इसके बारे में वित्त आयोग के बारे में बात वहां पे आपकी की गई थी। ये अनुच्छेद याद कर लेना। इनका कार्यकाल कितना वहां पे होता है, कार्यकाल भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है।
अब यहाँ दोस्तों हमारे क्या साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। 15 क्वेश्चन हमारे साइंस के भी वहाँ पे आते हैं। देखो पेपर आपका बिल्कुल नॉर्मल ही वहाँ पे आता है, तो कम से कम जो आपका टारगेट रहेगा 40 प्लस क्वेश्चन का हमेशा बना के चलना है कि कैसे भी करके हमें 40 क्वेश्चन वहाँ पे सही करने हैं। इसमें क्या पूछा गया, खाना पकाने के दौरान कौन सा ऐसा विटामिन होता है जो आसानी से आपका नष्ट हो जाता है। विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन के है, तो कौन सा विटामिन आप बताओगे जब हम लोग खाना बनाते हैं वो विटामिन आपका नष्ट हो जाता है। तो सीधा सीधा आप क्या कहोगे, ये हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अब ये बताओ तो जो विटामिन सी होता है इसके स्रोत भी आपसे पूछे जाते हैं कि ये विटामिन सी सबसे ज्यादा हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो अगर स्रोत आपसे पूछ लिया जाए किसका, विटामिन सी का, विटामिन सी के अगर आपसे स्रोत पूछे जाए तो नेम बस आप इतना याद करना, जो भी खट्टे फल होते हैं उनमें सबसे ज्यादा आपका पाया जाता है। तो खट्टे फल में आप जैसे मान सकते हैं आपका संतरा हो गया, संतरा लिख सकते हैं, या जैसे आपका आंवला हो गया, खट्टे फल जो भी हो जाते हैं, जैसे आपका नींबू हो गया, ये भी उसी में आपका आ जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट वहां पे आपका हो जाते हैं जहां पे विटामिन सी सबसे ज्यादा आपका पाया जाता है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया गया विटामिन सी की खोज कब वहां पे की गई थी, तो विटामिन सी की खोज आपसे पूछ लिया था कौन से वर्ष में वहां पे हुई थी। तो विटामिन सी की अगर खोज आपसे पूछ लिया जाता है तो वर्ष क्या बताते हैं, 1932 में। 1932 में इस विटामिन की खोज की गई थी। अब इसको हम किसके नाम से जानते हैं, आप बताओगे एस्कॉर्बिक। क्या पूछ बताओगे आप, एस्कॉर्बिक एसिड, यहाँ पे नोट कर लेना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो अगर पूछा गया देखो सीधा सीधा क्या है, विटामिन सी का अन्य हम किस नाम से जानते हैं, आप क्या बताओगे, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी आपको वहां पे जाना जाता है। तो ये नोट करना इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। इसके स्रोत आपके पूछे जाते हैं, अब इसकी खोज कब वहां पे की गई थी और किस नाम से हम लोग जानते हैं, ये चीज आपको पता वहां पे होनी चाहिए। अगर हम लोग साइंस के अगले क्वेश्चन की बात करें कि जो आपका जठर पाचन कुशलता से किस माध्यम में होता है, जो आपका जठर पाचन होता है कुशलता से किस माध्यम में आपका वहां पे होता है, अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम, उदासीन माध्यम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका इनमें से कोई नहीं, इससे कोई मतलब ही आपका वहां पे नहीं हो जाता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, राइट आंसर ये हो जाएगा आपका अम्लीय माध्यम होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाता है। क्योंकि आपको पता होगा जो हमारे पेट में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वहां पे होता है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, आपका HCl के नाम से आप वहां पे जानते हैं, जो कि खाना पचाने में हमें हेल्प वहां पे करता है। अब इसमें क्या होता है, जो आपके जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करता है वहां पे, जैसे हमारे शान जो हम लोग खाना खाते हैं उसके साथ अगर हमारे शरीर में कुछ बैक्टीरिया वहां पे चले जाते हैं तो उसको नष्ट करने के काम कौन करता है, यही HCl ही उनको नष्ट करने का काम करता है। अब इसका अगर पीएच मान वहां पूछ लिया जाता है तो 1.5 से लेके 3.5, ये क्या हो जाएगा, इसका पीएच मान वहां पे हो जाता है। पीएच मान भी आपको पता वहां पे होना चाहिए था। अगर क्वेश्चन अगर ये पूछा गया सबसे बड़ा आपका अम्लीय स्रोत क्या होता है, सबसे बड़ा अम्लीय स्रोत अगर आपसे पूछा गया सबसे बड़ा अम्लीय स्रोत क्या वहां पे हो जाएगा, तो क्या बताओगे, यहाँ पे पेरिएटल का नाम आपको पता होना चाहिए, पेरिएटल यहाँ पे ये लिख लेना। ये क्या होता है, HCl ही आपका हो जाता है। और अभी मैंने बताया इस अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कि HCl का मेन काम क्या होता है, जो हमारे जठर में होता है, पेट में होता है, इसका मेन काम यही होता है जो हमारे खाने के साथ जो बैक्टीरिया हो गए, जो जीवाणु हो गए, उनको नष्ट करने का काम यही HCl आपका वहां पे करता है। अब देखो आई क्वेश्चन ये भी आता है कि जब हमारे पेट में अम्लता ज्यादा वहां पे हो जाती है तो हमें क्या दिक्कत वहां पे हो सकती है, अगर HCl की मात्रा ज्यादा वहां पे हो गई। इसमें सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी, आपका अल्सर नामक रोग वहां पे हो जाता है। इसमें क्या होता है, हमारे पेट में क्या होता है, घाव वहां पे हो जाते हैं। वो किसके कारण होते हैं, ये HCl के कारण ही वहां पे होते हैं। तभी कहते हैं कि मान लो जो HCl की मात्रा ज्यादा होगी, आप देखा होगा कहते हैं कि अल्सर रोग हो गया। तो अल्सर रोग किसकी वजह से होता है, ये आपका होता है HCl की वजह से ही वहां पे होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे पेट में जो होती है उनमें क्या होता है, घाव वहां पे हो जाते हैं, तो वो आपका अल्सर ही वहां पे आपका कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन था साइंस का, निम्नलिखित में से किस प्रजाति में बाह्य निषेचन होता है, यानी बाह्य निषेचन वहां पे होता है, किस में वहां पे होता है, मुर्गी है, बिल्ली है, मेढक है, सांप है। तो आप क्या बताओगे, सीधा बाह्य निषेचन किस में होता, आप बताओगे मेढक में क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो आपके अंडाणु होते हैं और शुक्राणु होते हैं, ये क्या होते हैं, ये पानी में ही वहां
वहां पे मिलते हैं, इसी वजह में क्या होता है बाह्य निषेचन वहां पे आपका हो जाता है। और यानी ये मान जो आपके उभयचर में भी बाह्य निषेचन वहां पे होता है। इसके साथ साथ जो आपके मछली होती है, जो आपकी मछली होती है, मछली में भी क्या होता है बाह्य निषेचन वहां पे होता है। तो यानी कि मेढक का पता होना चाहिए, मछली का पता होना चाहिए, और ज्यादा जो आपके उभयचर जीव होते हैं उनमें भी आपके ज्यादातर आपका बाह्य निषेचन ही वहां पे होता है। लेकिन दो नाम आपको पता ही वहां पे होने चाहिए, एक मछली का, एक आपका मेढक का। इनमें क्या होता है बाह्य निषेचन आपकी क्रिया वहां पे संपन्न होती है। अगला साइंस का क्वेश्चन था कि जो फल होते हैं किस फूल भाग से विकसित होता है। ये जो आपका फल होता है ये किस फूल भाग से विकसित होता है। पुंकेसर है, वर्तिकाग्र है, अंडाशय है, बीजांड है। तो फल किस फूल भाग से आपके विकसित होते हैं, तो क्या नाम बताओगे। ये आपका हो जाएगा अंडाशय आप बताओगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी जो आपका फल होता है ये अंडाशय से विकसित होता है, जो निषेचन के बाद क्या होता है आपका ये फल वहां पे बन जाता है। जो आपकी निषेचन क्रिया जब कंप्लीट होती है बाद में क्या ये फल आपका वहां पे बन जाता है। और जो सबसे बड़ा फल भाग होता है ये आपका अंडाशय दीवार होती है, जो आपका पेरिकॉर्प वहां पे बनाती है। और सबसे छोटा फल भाग क्या होता है वो बीजांड से बीज वहां पे बनता है। क्या बताओ, बीजांड से बीज बनता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल हम लोग क्या बताएंगे, सीधा सीधा अंडाशय आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला साइंस क्वेश्चन ये पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा फेफड़ों तक मुख्य वायु मार्ग है जिसे समानता विंड पाइप के कहा जाता है। विंड पाइप कहाँ होती है, यानी जो हम लोग सांस लेते हैं ये हमारे फेफड़ों तक जब वहां पे जाती है इसी को विंड पाइप वहां बोला जाता है। अब यह कहाँ से जुड़ी होती है बताओ, लैरिक्स है, ट्रेकिया है, आपका फेरिक्स है, या दोनों, एक और तीन। क्या बताओगे राइट आंसर यहाँ पे। तो सीधा सीधा हम लोग क्या बताएंगे, ट्रेकिया। वो क्या कहलाता है, ट्रेकिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी जो ट्रेकिया विंड पाइप है जो लैरिक्स से फेफड़ों तक वायु वहां पे ले जाती है, यानी जो हम लोग सांस वहां पे ले रहे हैं ये फेफड़ों तक किसके माध्यम से जा रही है वहां पे, ये आपका ट्रेकिया के माध्यम से ही वहां पे आपकी जाती है। अब ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ये बताओ जो ट्रेकिया होती है इसकी सबसे बड़ी लंबाई, यानी इसकी लंबाई कितनी वहां पे होती है, तो बताओ ये हो जाएगी 10 से लेके 12 सेंटीमीटर, ये इसकी क्या हो जाती है लंबाई वहां पे हो जाती है। अब ये बताओ इसका जो आपका व्यास होता है, अगर आपसे व्यास पूछा जाए इसका व्यास क्या होता है, इसकी चौड़ाई या हो क्या होती है, तो आप बताओगे 2 सेंटीमीटर इसकी व्यास वहां पे आपकी हो जाती है। ये सारे इंपॉर्टेंट वहां पे आपके हो जाते हैं, क्योंकि आपसे कोई भी चीज वहां पे आपके पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे क्या बताओगे, लंबाई हो गया, व्यास हो गया, दोनों चीज आपको पता वहां पे होनी चाहिए, कुछ भी आपसे पूछा वहां पे जा सकता है। अगला साइंस क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, वह प्रक्रिया जिसमें जीव को किसी भी संख्या में टुकड़ों में काटा जा सकता है और प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है, वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है। तो पुनर्जनन है, आपका कलिका निर्माण है, बीजाणु निर्माण है, या कोई विकल्प सही नहीं है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन हमारे पूछा गया तो हम लोग क्या कहेंगे, भाई जो अगर किसी का हमने टुकड़े कर दिए और वो टुकड़ा पुनः आपका जीवित हो जाता है और वैसे ही मान लो रहता है, बड़ा होता है, यानी जैसे कि मान लो पहले था वैसे वो उसका भी विकास होना स्टार्ट हो जाता है, तो भाई हम लोग क्या कहेंगे, पुनर्जनन ही तो आपका वहां पे कहलाता है। अब यह प्रक्रिया ये मान चलो जैसे कि आपका एक जीव का नाम याद करना, जैसे आपका प्लेनेरिया होता है, नेरिया आपका वहां पे होता है, इसके अगर टुकड़े भी कर दोगे, यहाँ पे जितने भी टुकड़े कर दो उसके बाद क्या होगा, वो पुनः अपना जीवन वहां पे व्यापन कर लेता है, पुनः वो अपना जीवित वहां पे हो जाता है। ये मान चलना अगर जो प्लेनेरिया आप लगभग 200 टुकड़े भी वहां पे कर दो, तो ये जितने भी 200 टुकड़े होंगे इनका पुनर्जन्म फिर से वहां पे हो जाता है, यानी इनका विकास फिर से वहां शुरू हो जाता है। ये अपने आप बड़े होते और धीरे धीरे ये वैसे वैसे ही आपका स्वरूप वहां पे फिर लेते हैं जैसा आपका पहला था यहाँ पे। यानी कि इसके 200 टुकड़े भी कर दो, इसका हर टुकड़ा आपका जीवित वहां पे आपका हो जाता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, वो आपका पुनर्जनन आपका वहां पे कहलाता है, यानी इसका हर टुकड़ा एक आपका नया जीव वहां पे आपका बन जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, साबुन होते हैं, साबुन क्या वहां पे होते हैं, ये हमसे पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है पेपर, ये भी क्वेश्चन कई बार आपका पूछा जा चुका है, साबुन क्या वहां पे आपके होते हैं, और ये हमारे ऑप्शन आपके वहां पे दिए जा रहे हैं। तो साबुन क्या होते हैं, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ तो आप सीधा सीधा क्या बताओगे, ये आपके होते हैं उच्च फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम लवण वहां पे होते हैं। तो ऑप्शन एक आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि सबसे छोटी साबुन चेन बताओ, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया सबसे छोटी
साबुन चेन का नाम आपसे पूछ लिया गया, साबुन चेन का नाम यहाँ बता दो, तो वो क्या हो जाएगी आपकी C12 और आपको C18। ये क्या होती है सबसे बड़ी, वो सबसे छोटी साबुन चेन वहां पे आपकी हो जाती है। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये बताओ जो साबुन का सबसे बड़ा उद्योग कहाँ पे, सबसे ज्यादा साबुन कहाँ पे बनाए जाते हैं, कौन से राज्य में वहां बनाए जाते हैं, तो उस राज्य का नाम क्या बताओगे आप, बताओगे गुजरात राज्य। क्या बता दोगे, गुजरात राज्य आप यहाँ पे बता दोगे। अगर क्वेश्चन पूछा गया साबुन का सूत्र बता दो, वहां पे क्या हो जाता है, तो अगर आपसे पूछा गया साबुन का फॉर्मूला सूत्र बताओ क्या होता है, तो कि ये आप सीधा सीधा यहाँ पे याद करना, ये साबुन क्या हो जाएगा सूत्र, ये आपका हो जाता है। और जहां पे ये आर जो आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या होता है एक लंबी चेन वहां पे आपकी होती है। तो सबसे छोटी चेन मैंने आपको बताई ये यहाँ पे होती है, ये आर क्या हो सबसे लंबी चेन होती है। ये सूत्र सीधा सीधा आप याद करना। अगर साबुन का सूत्र आपसे पूछा जाएगा तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं यही वर्ड आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करें, अगला हमारा जो साइंस का क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो चाकू से काटी जा सकती है। ये क्वेश्चन कई बार वहां पे आ चुका है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल होता है, लेकिन पेपर में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी आपका वहां पे हुआ है। तो इसमें बताओ कौन सी धातु ऐसी है जो चाकू से काटी जा सकती है, तो वो धातु क्या हो जाएगी, आप बताओगे सोडियम। ऑप्शन नंबर 3 आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा, सोडियम का नाम आपको यहाँ पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके इतनी मुलायम धातु होती है, इसे आप किससे काट सकते हो वहां पे, चाकू से भी आपकी वहां पे काटी जा सकती है। अब क्वेश्चन अगर ये पूछा गया, अच्छा ये बताओ जो सोडियम है इसकी खोज कब वहां पे की गई थी और किसके द्वारा वहां पे की गई थी, तो आप क्या बताते हैं यहाँ पे, इसकी खोज आपकी 1807 ईस्वी में हुई थी। और किसने इसकी खोज की थी, ये खोज की थी हम्प्री, क्या बताओगे, हम्प्री डेवी द्वारा, हम्प्री डेवी के द्वारा इसकी खोज वहां पे की गई थी। ये दोनों पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए, कब हुई 1807 में, किसके द्वारा, हम्प्री डेवी के द्वारा इसकी खोज वहां पे की गई थी। अगला क्वेश्चन साइंस का था, वह प्रक्रिया जिसमें ठोस जो आपका सीधे द्रव चरण में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है। यानी कि वो ठोस है, ठोस सीधा किस में बदल गया, द्रव में बदल गया, तो वो प्रक्रिया आपकी क्या वहां पे कहलाती है, आश्वन है, संघनन है, गलन है, ऊर्ध्वपातन है। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आप कहेंगे सीधा सीधा, हम कहेंगे गलन। भाई पिघल गया तो क्या होगा, गलन ही तो हो गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर वहां पे हो जाता है। तो गलन क्या होता है, ठोस से द्रव में परिवर्तन होता है, जो ये क्या हो कहलाएगा, गलन आपका वहां पे कहलाता है। अगर क्वेश्चन एक ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट कर लेना, कि सबसे बड़ा गलनांक, सबसे बड़ा गलनांक किसका, वहां ये क्वेश्चन अभी पूछा भी कि है, आगे आपको वहां पे दिख जाएगा, किसका होता है, टंगस्टन का। किसका बताएंगे, टंगस्टन को वहां पे होता है, कितना होता है, 3422 डिग्री सेंटीग्रेड वहां पे होता है। अगर यहीं पे सबसे छोटा गलनांक यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, सबसे छोटा गलनांक किसका होता है, तो आप किसका नाम बताते हैं, हीलियम का नाम, किसका, हीलियम का। इसका क्या होता है, -272 डिग्री सेंटीग्रेड आपका वहां पे हो जाता है। तो बड़ा पूछे छोटा पूछे कुछ भी आपसे पूछे, आप दोनों के आंसर वहां पे दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन ये साइंस से पूछा गया, ठोस से वाष्प में, यानी कोई ठोस है वो सीधा बदल किस में गया, वाष्प में परिवर्तन हो गया, यानी वो द्रव अवस्था में बदला भी वहां पे नहीं, तो उसे क्या कहलाता, वो क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण कहलाएगा, आश्वन कहलाएगा, अंश आश्वन कहलाएगा, या ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। तो वो प्रक्रिया आपसे क्या कहलाएगी, ये हमसे पूछा गया है, तो वो क्या होती है, ऊर्ध्वपातन। यानी ठोस से सीधे क्या हुआ, गैस बदल गया, वाष्प बदल गया, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाई, आप कहेंगे ऊर्ध्वपातन वहां पे आपकी कहलाती है। ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा, जैसे आपने देखा होगा कपूर देखा होगा, कपूर हम लोग जलाते हैं, वहां पे क्या होता है, द्रव में बदलता, वो सीधा क्या होता, गैस में तो बदल जाता वहां पे। तो जैसे आपका कपूर हो गया, और कपूर का एक चीज ये याद कर लेना कि जो सबसे छोटा तापमान कपूर का ही होता है, कितना होता है आपका, 78 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको पता होना चाहिए। जिसे कपूर होता है, कपूर क्या होता है, ठोस में होता है, ठोस जैसे हम लोग जलाते हैं क्या होता है, वो जल जाता है, गैस में वहां बन जाता है, द्रव में वो कन्वर्ट वहां पे नहीं होता है। तो हम लोग क्या बताएंगे, वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ऊर्ध्वपातन वहां पे आपकी कहलाती है।
अगला क्वेश्चन साइंस था कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे अधिक होता है। अभी मैंने इसका क्वेश्चन वहां पे कराया था, जो अभी मैंने सॉल्व वहां पे कराया, जहां मैंने किसका नाम बताया था, टंगस्टन का ही नाम तो मैंने बताया था। किसका नाम, टंगस्टन का नाम बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या बता दोगे, ऑप्शन नंबर 3 टंगस्टन आपका राइट आंसर हो जाता है। और कितना मैंने बताया था, 3422 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे आपको मैंने बताया था। और टंगस्टन का यूज कहाँ पे होता है, ये फिलामेंट के रूप में होता है। देखा होगा जो घरों में पहले वहां पे जो बल्ब होते थे जो पीले कलर चलते थे, उसमें एक जो वहां पे तार जैसा दिखता था वो टंगस्टन का ही वहां पे बनाया जाता था। इसी वजह से वो जल्दी वहां पे गलता नहीं था, बल्ब जल्दी फ्यूज वहां पे आपका नहीं होता था। अब यहाँ पे देखो, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया जो टंगस्टन है यहाँ पे, इसकी खोज कब वहां पे हुई थी, कब हुई थी आप बताते क्या, 1783 ईस्वी में इसकी खोज वहां पे आपकी की गई थी। अच्छा ये बताओ तांबा का गलनांक कितना होता है, तो यहाँ पे क्या बताते हैं, 1085 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा आपका तांबा का गलनांक यहाँ पे हो जाता है। एल्यूमिनियम अगर हमसे पूछ लिया जाता, हम बताते 660 डिग्री सेंटीग्रेड ये हो जाएगा। इसके बाद सोना का अगर आपसे पूछ लिया जाता तो क्या बताते, 1064 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इतना टेम्परेचर से जब वहां पे आप गर्म करोगे तभी ये धातुएं क्या होती है वहां पिघलती है आपकी। सोना को अगर आप 1064 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करोगे तब ये पिघलना वहां पे आपका स्टार्ट हो जाता है। तो इनके गलनांक भी आपको पता होना चाहिए, किसी का भी गलनांक आपसे वहां पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है, भौतिक राशि बिल्कुल भाई भौतिक राशि है, मूल राशि बिल्कुल है, अदिश राशि है बिल्कुल है, वो है। तो सभी विकल्प सही, तो हम क्या कहेंगे भाई, सारे विकल्प जो हमारे सही दिख रहे हैं तो हम किस पे टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर 4 पे आप यहाँ पे टिक करोगे। क्या होती है वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, इसमें हमारे ये चारों ऑप्शन आपके राइट आंसर हो गए। तो हम क्या कहेंगे, सभी विकल्प हमारे सही हो जाते हैं। आप काउंट करते चलना है क्या स्कोर यहाँ पे हो रहा है। आपका जब एग्जाम लगेगा सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पे देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, जब कोई बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है तो इसे क्या वहां पे कहा जाता है। आप देखो क्या कहला, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन कई सारे आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे कि जब कोई बल दो सतहों के बीच, भाई दो सतहों के बीच सापेक्ष गति के विरोध में कौन सा बल लगता है, भाई वो घर्षण बल ही तो वहां पे लगता है। तो क्या बताओगे कौन सा बल लगेगा, आप कहोगे घर्षण बल वहां पे लगता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। आप देखते रहना क्या स्कोर आपका यहाँ पे हो रहा है, और ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपका जब जब पेपर वहां पे लगेगा सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर वहां पे दिखाई पड़ेंगे। पेपर आपका बिल्कुल नॉर्मल वहां पे आता है, इसी वजह से क्या होता है इसकी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा वहां पे चली जाती है। तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए क्या लेवल के हमारे क्वेश्चन वहां पे आते हैं। पता ना आप काफी हाई लेवल के क्वेश्चन वहां पढ़ते चले, और पेपर जो आपका नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल चीजें आपने छोड़ दी वहां पे कि भाई ये तो हमारे पेपर में आएंगे नहीं, भाई ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे। तो आप वो चीजें तैयार करो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं बस उस नोट्स पे फोकस करिए। आप जब अगर वो तैयार वहां पे कर लिए तो आपके एग्जाम में मान चलना एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन वो नोट्स आप अच्छे से जरूर वहां पे तैयार करके जाइएगा, और जो स्क्रीन व्हाट्सअप नंबर होगा मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, ये नोट्स मैं प्रॉपर आपको प्रोवाइड भी वहां पे करा दूंगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत सर्किट पूरा करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यदि कनेक्टिंग वायर खत्म वहां पे हो जाए तो किसका यूज वहां पे करोगे, एक कागज की पट्टी का, एक रबर ब्लेड का, या एक लकड़ी की छड़ी का, या एक ब्लेड का। तो भाई हम किसका यूज करोगे, एक ब्लेड का ही तो यूज करोगे। ऑप्शन नंबर 4 आपके राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद देखो यहाँ पे आपका क्या दिया है, कागज क्या होता है, ये क्या होता है, विद्युत का कुछ अलग होता है। तो भाई जब अगर इसको कागज आप यूज कर दोगे भाई परिपथ तो बंद हो जाएगा, लाइट तो प्रवाह ही वहां पे नहीं होगी। इसके बाद जो आपका रबड़ हो गया, रबड़ का भी जो यूज आप नहीं कर सकती हो, ये क्या होता है विद्युत का कुचालक वहां पे हो जाता है। लकड़ी भी विद्युत का कुचालक वहां पे हो जाती है। तो इस वजह से हम इन तीनों का यूज वहां पे नहीं करेंगे। लेकिन जो ब्लेड होती है ये इसका यूज आप कर सकते हो, क्योंकि ये एक प्रकार का मेटल वहां पे धातु वहां पे हो जाता है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सबसे अधिक धातु उद्योग कौन से राज्य में है, इंपॉर्टेंट जीके में क्वेश्चन आता है ये कि जो आपके धातु उद्योग हैं, धातु उद्योग सबसे ज्यादा कौन से राज्य में वहां पे आ जाते हैं। तो आप क्या कहोगे, महाराष्ट्र। कौन सा राज्य बताओगे,
महाराष्ट्र का राज्य आपको पता वहां पे होना चाहिए। यहाँ पे धातु उद्योग सबसे ज्यादा आपके वहां पे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं साइंस का क्या पूछा गया। त्वरण किसके परिवर्तन की दर के बराबर वहां पे होता है। तो त्वरण का फार्मूला अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप बड़ी आसानी से वहां पे दे सकते हैं। त्वरण बराबर होता है क्या है, त्वरण बराबर होता है क्या, वेग परिवर्तन बटे समय। ये क्या होता है, त्वरण का परिभाषा वहां पे होता है। तो हम लोग यहाँ से क्या आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो 4 वेग दिया गया है, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा गया जो आपका त्वरण है इसकी खोज कहाँ से, हम लोग कैसे बता सकते हैं त्वरण क्या है, तो ये नोट कर लेना इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपका न्यूटन का द्वितीय नियम है, न्यूटन के जो आपका द्वितीय नियम है, यहीं से क्या हुआ, त्वरण की आपकी खोज वहां पे आपकी की गई थी। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये बताओ जो रॉकेट में त्वरण कितना होता है, ये पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया आपसे कि जो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है, ये पेपर में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसका मान कई बार पेपर में आ चुका है। तो जी का मान अगर आपसे पूछा गया तो क्या बताओगे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आप यहाँ पे याद कर लेना। और जो आपकी त्वरण होती है, त्वरण कैसी राशि वहां पे होती है, तो क्या बताओगे, त्वरण आपकी सदिश राशि वहां पे होती है। तो कोई भी चीज पूछी जाए तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। त्वरण कैसी राशि इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। जी का मान भी आपका जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका मान भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब यहाँ दोस्तों हमारे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 15 क्वेश्चन आपके मैथ के आते हैं। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आपके वहां पे आते हैं। इनके तो आंसर आप केवल क्वेश्चन देखते ही वहां पे दे सकते हो। एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे आप इनके आंसर बड़ी आसानी से वहां पे दे सकते हो। आप देखना कितनी जल्दी जल्दी इनके आंसर आप वहां पे दोगे। दोस्त सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, सबसे बड़ी 4 अंक की संख्या कौन सी हो सकती है। तो भाई हमें पता है सबसे बड़ी अंक 4 अंक की वही होगी अगर 9 हम यहाँ पे 4 बार लिख दें, ये सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे हो गई। अगर यहाँ पूछा जाए सबसे छोटी 4 अंक की संख्या बता दो, हम क्या करते हैं, ये आपका सबसे छोटी 4 अंक की संख्या वहां पे हो जाती है। लेकिन हमसे पूछा गया सबसे बड़ी पूछा गया है, तो आप क्या कह दो, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। सबसे छोटी पूछी जाती, ये सबसे छोटी हो गई, ये सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे हो गई। अगले क्वेश्चन की हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया। ये बताओ अगर इसे हम 10 से गुणा कर दे, 9.72 है, अगर इसे हम 10 से गुणा कर दे क्या हो जाएगा। हमें पता है कि 10 से गुणा करेंगे, ये दशमलव जो आपको यहाँ पे लगा, ये दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, यानी कि 9 ये हो जाएगा 97.2 हो जाएगा। जैसे इसको 10 से यहाँ पे गुणा करोगे तो कहाँ आंसर आपका दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल बेसिक सवाल आएंगे, बस आपको थोड़ी मेहनत कर लेनी, वहां पे आप बड़ी आसानी से अपना एग्जाम वहां पे क्वालिफाई कर सकते हो। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें, क्या दिया जा रहा है, 3 संख्याओं का औसत 20 है और पहली 2 संख्याओं का योग 40 है। तो ये बताओ तीसरी संख्या क्या वहां पे हो जाती है। हमें औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बट वो पदों की संख्या होता है। तो पहले से ये बताओ 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। तो 3 संख्याओं का योग कैसे आप निकालोगे, जो आपका ये औसत दिया गया है, इसी औसत को आप जब 3 से गुणा कर दोगे, ये क्या निकल के आ जाएगा, 3 संख्याओं का योग निकल आएगा, यानी 3 दूना ये क्या 60 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे एक चीज ये दी जा रही, जो आपकी 3 संख्याएं थी, मान लो पहली ये हो गई, ये दूसरी हमने मान ली, ये तीसरी संख्या मान ली। अब इन तीनों का योग हमें पता हो गया 60 यहाँ पे आपका हो गया। अब सवाल में एक ये दिया गया, अगर ये 2 संख्याओं का योग आपका 40 यहाँ पे दे दिया गया, तो ये बताओ तीसरी जो संख्या इसका योग कैसे निकालोगे। तो इसी 60 में आप सिंपल से ये 40 यहाँ पे कर दो, माइनस कर दोगे, कितना निकल के आ गया, आप कहोगे 20 यहाँ पे निकल के आ गया। तो तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, आप कह दोगे 20। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। ये सवाल केवल आप देखते ही उनके आंसर वहां पे आप दे लोगे। अगला सवाल ध्यान से देखिए क्या दिया गया, 60 किलोमीटर दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में कितना समय वहां पे लगेगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, दूरी आपकी दी गई 60 दी गई, चाल कितनी है 30 की यहाँ पे है। 30 जैसे आप यहाँ भाग करो क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया, यानी 2 घंटा आपका इसका राइट आंसर हो गया। आप सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 2 पे यहाँ पे टिक कर दोगे। इनके आंसर क्वेश्चन आप देखते ही वहां पे टिक कर रहे हो। लास्ट में कमेंट बॉक्स में दोस्तों ये जरूर बता के जाना आपका इस प्रैक्टिस सेट में क्या स्कोर यहाँ पे आपका हो रहा है।
अगला क्वेश्चन ये दिया गया कि आयत का देखो क्या दिया गया, परिमाप है 3.2 मीटर है और ऊंचाई आपकी 60 सेंट, देखो ये आपका मीटर में है, ये आपका सेंटीमीटर में है। तो हमसे पूछा गया लंबाई बताओ, तो हमें पता है जो आयत का परिमाप बराबर होता है क्या, फार्मूला क्या हो जाता है, आयत का परिमाप बराबर माप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई हमारी यहाँ पे होती है। अब देखो क्या क्या दिया गया है, परिमाप कितना आपका दिया गया, ये आपका 3.2 ये मीटर है, इसको आप बदल लो सेंटीमीटर से, तो मीटर को सेंटीमीटर बदलोगे किससे गुणा करोगे, 100 से गुणा कर दोगे, तो ये दो 3.2 का गुणा जब 100 से करो कितना हो जाएगा, 320 यहाँ पे हो जाएगा। तो जहां परिमाप लिखा हमने लिख दिया 320, आपने लिख दिया बराबर, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब क्या दिया गया, यहाँ पे आगे दिया जा रहा है उसकी चौड़ाई आपकी 60 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लंबाई हमने लिखा और चौड़ाई क्या होगी आपके 60 सेंटीमीटर यहाँ पे आपकी हो गई। अब इसको सॉल्व को 2 से गुणा किया, ये हो गया 2 L हो गया, ये हो गया 6 दूनी 12 120 यहाँ पे हो गया, इधर आपका 320 ऑलरेडी पहले ही वहाँ पे लिखा है, तो 2 लंबाई बराबर क्या हुआ 320 में आप जैसे ये माइनस 120 यहाँ पे करोगे, ये कितना आ जाएगा 20 से 20 ये घट गए और 300 में 2 ये आपका 200 यहाँ पे आपका हो गया। अब यहाँ पे 2L बराबर अगर आपका 200 है, लंबाई बराबर क्या कर दोगे, ये हो गया 200 बटे आप 2 करो काटोगे, ये आपका 100 यहाँ पे निकल के आ गया। तो लंबाई हम क्या कह सकते हैं, लंबाई हो जाएगा 100 सेंटीमीटर आपका हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 यहाँ पे दिया गया ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आप केवल क्वेश्चन देखते हैं उनके आंसर वहां पे दे सकते हो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है कि 30% का दशमलव रूप में लिखो, देखो 30 लिखा है, परसेंटेज हटाया क्या हुआ बटे 100 कर दिया। अब देखो 2 अंक यहाँ लिखे हैं, 2 से देखो एक तो मान लो कट गया, 0 0 हमारा। अब ये जो 0 है भाग करो कितना हो जाएगा, 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये दशमलव 1 आगे यहाँ पे आपका लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.3 आपका जहाँ पे दिखेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दिया गया 0.3 लिखा, 0 आप लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव के पहले कोई भी आप डिजिट वहाँ पे लगाओ, कितने भी 0 लगा लो वो हमेशा 0 ही आपका वहाँ पे कहलाता है। तो आप क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग मैथ का देखते हैं, क्या दिया जा रहा है, ये बताओ 40 छात्रों की कक्षा में यदि 40% छात्र पास होते तो फेल होने वाले छात्रों की संख्या बता दो, क्या हो गई। अगर 40 कुल छात्र हमारे यहाँ पे हो गए, अब इसमें अगर आपके 40% छात्र फेल हो गए तो पास कितने वहां पे होंगे, तो भाई 40 टोटल परसेंट हमारा 100% होता है, 40 फेल हुए 60 आपके पास हुए होंगे, तो यही हमसे नहीं, तो फेल होने वाले छात्रों की संख्या पूछा गया। ये 40 छात्रों की कक्षा में 40% छात्र क्या हुए पास वहां पे होते हैं, तो अगर 40 पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे, तो फेल आपके 60% हो गए, इसी का 60% आपसे पूछा जा रहा है। 60 बटे यहाँ पे 100 कर दोगे, 2 0 सीधा सीधा काटा, 4 गुणे 6 किया कितना हो गया, आपने कहा 24 यहाँ पे हो गया। तो आप क्या कहोगे 24, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब ये सारे क्वेश्चन 2021 में ही वहां पे दिए गए थे, अगर आप में भी कोई बच्चा वहां पे तैयारी कर रहा हो या आपके रिलेटिव को तैयारी करना, सेम ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे आए थे, तभी इनकी जो कट ऑफ होती थोड़ी हाई वहां पे आपकी चली जाती है। अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया गया, 3/11 और 5/11 का योग बताओ कितना हो गया। तो क्या लिखा है 3/11 और प्लस का 5/11 का योग पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, जो नीचे वाली संख्या है इनका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना बता दोगे आप, इनका एलसीएम 11 ही वहां पे हो गया। अब जो दोनों के नीचे 11 11 लिखा है, ऊपर किसी संख्या से हमें गुणा करना ही नहीं वहां पे, तो सिंपल से क्या कर देंगे 3 + 5, ऊपर संख्याएं क्या करो जोड़ दो, 5 3 8 हो गया, 8/11 आपका ये राइट आंसर यहाँ पे हो गया। तो सिंपल सा आप क्या कह सकते हैं 8/11 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो गया। क्या बताओगे 8/11, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखो ध्यान से, क्या दिया जा रहा है, 2 3 8 का लघुत्तम समापवर्तक बताइए क्या होता है। तो एलसीएम के लिए मैंने बताया गुणनखंड विधि का यूज करिए, यहाँ लिखा 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 8 का, इनका लासा पूछा जा रहा है। 2 से डिवाइड किया 1 हो गया, यहाँ 3 लिखा, 2 से काटा 4 हुआ, फिर हम एक बार 2 से काटेंगे 1 ही होगा, ये 3 ही होगा, ये 2 दूना 4 हुआ, फिर 2 से काटोगे 1 हुआ, ये 3 ही रहेगा 1 हो गया, फिर एक बार 3 से काटोगे यानी 1 1
एक। जब तक आपके नीचे एक एक ना आएंगे तब तक आप गुणनखंड विधि वहां पे लगाते रहेंगे। अब इनको गुणा कर लो, 2 दूना 4 हुआ, 4 दूना 8 हुआ, 8 त्रिक आपका 24 हुआ। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इनका एलसीएम लास्ट आपका कितना हो गया, आप कहोगे 24 यहाँ पे हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था वहां पे, यदि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का अनुपात 1:2:2 है तो सभी कोणों की माप वहां पे क्या हो जाएगी। देखो हमें पता है जो आपका त्रिभुज होता है, त्रिभुज के अगर 3 कोण वहां पे होते हैं, जैसे कोई अगर कोण त्रिभुज होता है, अगर ये जो आपके कोण यहाँ पे दिए गए, इन सारे कोणों का जो योग कितना वहां पे होता है, तो ये हमें पता है 180 पता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, इनके जो रेशियो दिया गया इन कोणों का, क्या दिया गया, 1:2:2 का दिया गया। तो हम ये मान चलते हैं कि पहला कोण आपका मान लो 1x हो गया, दूसरा हमारा 2x हो गया, तीसरा हमारा फिर 2x हो गया। इन सभी का योग अगर आपका 180 के बराबर है तो हमसे पूछा जा रहा है तो सभी कोणों का मान बताओ, बस इस x का मान आप निकाल लो। दो क्या हो, 2 2 4 4 1 5, यानी 5x बराबर अगर आपके 180 यहाँ पे दिया गया है, x बराबर क्या हुआ आपका 180/5 करोगे, 5 जैसे डिवाइड करो कितना आएगा, ये आपका 36 यहाँ पे निकल के आ गया। अब अगर x का मान 36 निकल आया तो ये पहला कोण कितना हो गया, आप कहोगे 36 हुआ, दूसरा क्या इसका डबल हो जाएगा, ये आप कहोगे 72, ये भी आपका 72 यहाँ पे हो गया। तो ये तीनों कोण क्या हो जाएंगे, 36 72 72 के यहाँ पे हो जाते हैं। तो किसमें हमारा ये दिया गया, ऑप्शन नंबर जो आपका 3 यहाँ पे दिया गया, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या बता दिया, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या दिया गया, 160 सेंटीमीटर को 2 मीटर से भाग देने पर सरलीकृत रूप क्या वहां पे होगा। देखो 160 सेंटीमीटर दिया है, इसको 2 मीटर से हमें भाग करना है। देखो 2 से भाग क्या करो, 2 मीटर को पहले किससे बदल लो, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर ने क्या बता, 100 से गुणा करोगे, ये होगा 200 हो गया, 0 से 0 आपने सीधा सीधा काट दिया। अब इसे काटो, 2 से काटा, यहाँ पे क्या हुआ 10 हो गया, 2 से काटा ये आपका 8 हुआ, फिर हमने 2 से काटा ये कितना 5 हो गया, 2 से काटा ये 4 हो गया। इसका सरलीकृत रूप क्या हो गया, आप कहोगे 4/5 यहाँ पे हमारा हो जाता है। तो क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर 1 जो दिया गया है 4/5, ये इसका राइट आंसर आपका हो जाए, क्या हो जाएगा 4/5, क्योंकि हमें सरलीकृत रूप पूछा गया, इसको सरल करके हमें केवल आंसर वहां पे आपका ये देना था। अब ये बताओ 4 संख्याओं का औसत 15 है, उनका योग क्या होगा। अभी मैंने बताया था औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या वहां पे होती है। तो योग पूछा गया, योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणे पदों की संख्या। तो योग बराबर पूछा गया, तो योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणे पदों की संख्या। तो यहाँ पे कितना औसत कितने हैं, हमारा 15 दिया, पदों की संख्या कितनी 4 है, दोनों गुणा कर दो कितना हो जाएगा, 15 15 35 15 45 15 चौको 60। तो ये आपका राइट आंसर क्या बताओगे, सीधा सीधा 60 आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। सीधा सीधा हमने बताया कि औसत का फार्मूला पता क्यों, औसत आपका हमेशा मैथ में एक क्वेश्चन आएगा, तो जो आपका एवरेज वाला चैप्टर है उसे थोड़ा ध्यान से तैयार करना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपका बनता है। अगला क्वेश्चन और देखते हैं क्या दिया जा रहा है, ए और बी की उम्र का अनुपात है 4:5, यानी ए यहाँ पे लिख दिया, ये बी, इनका अनुपात क्या दिया गया 4:5 यहाँ पे आपका दिया गया। अब बोला जा रहा है ए की उम्र अगर 20 वर्ष है, जो आपका ए है इसकी उम्र कितनी दे दी गई, उसने 20 वर्ष यहाँ पे दे दी गई। अब पूछा जा रहा बताओ बी की उम्र कितनी हो जाएगी, यहाँ बताओ ये कितना गुना आपका हो रहा है, आप कह रहे हो ये इसका 5 गुना है, तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, इसका भी आप 5 गुना कर लो यहाँ पे, तो 5 गुणे 5 करो, ये कितना हो गया 25। तो बी की उम्र कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 25 वर्ष यहाँ पे हो गई। तो सीधा सीधा आप क्या कहोगे, हम तो कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये मैथ के क्वेश्चन है बिल्कुल वहां पे गलत नहीं करने, बिल्कुल बेसिक सवाल वहां पे आते हैं, थोड़ी भी कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो सारे क्वेश्चन के आंसर बड़ी आसानी से आप वहां पे दे लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देखो क्या दिया जा रहा है, देखो 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य कितना है, आपका 78 रुपए है, तथा 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, यानी जो आपके 2 रुपए के सिक्के हैं, एक 5 रुपए के सिक्के हैं, इनकी संख्या जो दी जा रही है कि संख्या का जो 4 गुना है, अगर ये मान लो यानी कि जो आपका 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है, यानी कि अगर 5 रुपए सिक्के हमारे पास x है तो 2 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे, आप कहोगे हमारे पास 4x हो जाएंगे। तो पहले तो आप ये निकाल लो, x का मान यहाँ पे निकाल लो,
क्योंकि जब हम यहाँ पे x करेंगे यानी कि x करेंगे, ये 4x आप यहाँ पे करोगे, तो ये जो टोटल रुपए कितने यहाँ पे हमारे निकल के आ रहे थे, 78 रुपए यहाँ पे निकल के आ रहे थे। ये आपने क्या किया, 78 के बराबर यहाँ पे हमने कर दिया। देखो पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है दोनों के सिक्कों की संख्या क्या वहां पे हो जाएगी, तो बस इसी x का मान वहां पे हमें निकालना है। देखो x प्लस 4x किया, ये आपका कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पे x हो गया, ये x हो गया, ये 4x हो गया, इनके रुपए में कितने हैं आपके, ये 78 यहाँ पे आपका हो गया। और क्या दिया जा रहा है यहाँ पे, यानी 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का जो कुल मूल्य 78 रुपए है, तथा 2 रुपयों के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की 4 गुनी यहाँ पे आपकी हो गई। सिंपल सा आप यहाँ पे ये लिखिए, मैं बता रहा हूँ देखो कैसे सॉल्व यहाँ पे करोगे। यहाँ पे हमने सीधा ये माना यहाँ पे कि जो 5 रुपए के सिक्के हैं, जो आपके 5 रुपए वाले सिक्के हैं, ये हमने माना x हो गए यहाँ पे। तो ये बताओ जो आपके 2 रुपए वाले सिक्के हो गए, ये कितने यहाँ पे हो गए, ये आपके टोटल हो गए यहाँ पे 4x हमारे यहाँ पे हो गए। अब देखो फार्मूला यहाँ पे क्या बना, अगर x सिक्के हमारे कितने थे 5 रुपए के, तो हमने क्या किया 5 से सिंपल सा इसको आपने गुणा कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो आपके 2 रुपए वाले सिक्के थे, 2 का गुणा कितने से करोगे आप, इनकी जो सिक्कों की संख्या है कितनी है 4x यहाँ पे। अब इनका ये कितने रुपए में कितने आपके हो गए 78, यानी कि अगर 5 रुपए के एक सिक्के हैं तो ये इतने रुपए हमारे हो गए, और 2 रुपए के अगर हमारे 4x सिक्के हैं इतने रुपए हमारे हो जाएंगे। तो इन दोनों का आप यहाँ पे जोड़ दो, यहाँ पे सिंपल हुआ 5x हुआ, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8x हो जाएगा, 4 दूनी 8x हो गया, बराबर ये हो गया 78 के। अब ये 8 और 2 जोड़, 8 और 5 जोड़ लो, कितना हो गया, ये आपका 13x बराबर हो गया 78 के। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे 6 यहाँ पे हमारा निकल के आ गया। अब यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि 5 रुपए के कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 6 यहाँ पे हो गए। अब x का मान अगर 6 है तो यहाँ इसका मान कितना हो जाएगा, 6 गुणे 24, ये हो जाएगा आपका 24 यहाँ पे आपका हो गया। तो आप कह सकते हो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं 6 है, 2 रुपए कितने सिक्के हैं 24 यहाँ पे है। तो राइट आंसर आपको सीधा सीधा क्या हो गया, आप कहोगे ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा दिया गया है ये बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो गया। बस थोड़ी कंफ्यूजन इसमें मान लेना, बस सवाल ध्यान से पढ़ो क्या चीज पूछी जा रही है और सवाल में क्या क्या चीजें हमें दी गई है, ताकि उसे पढ़ते ही आप इनके आंसर बड़ी आसानी सभी के वहां पे निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगला सवाल देखते हैं। इसमें पूछा गया है 200 का 25% क्या होगा, यानी जो आपका 200 लिखा है 25% 25 लिखा, परसेंटेज हटाया बटे 100 किया, 2 0 आपने सीधा सीधा काटा, 25 गुणे 2 कर दो कितना आएगा, ये 50 यहाँ पे निकल के आ गया। तो आप क्या कह दोगे 50 राइट आंसर, ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल क्लियर आंसर यहाँ पे हमारा हो गया। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है रीजनिंग के। यहाँ से रीजनिंग के 5 क्वेश्चन हमारे वहाँ पूछे जाते हैं। मैंने कहा मैथ और रीजनिंग बिल्कुल वहाँ पे आपकी नॉर्मल आती, बड़ी आसानी सभी के आंसर आप वहाँ पे दे सकते हो। पहला सवाल क्या है आपका, ए जो यहाँ पे लिया, अगर हम ए एफ एन को आपका बी डी क्यू लिखा जाता है, तो ये बताओ डी एल आर को आप यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये चीज पूछी जा रही। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, देखो ए से आपका बी आया तो क्या हुआ, आपने कहा ये +1 आपका यहाँ पे आगे हो गया। तो यहाँ पे हम ये भी तो कह सकते हैं, देखो यहाँ पे आपने लिखा ए है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे इसके बाद क्या आपका बी है, फिर आपका डी है, फिर आपका क्यू यहाँ पे आपका दिया जा रहा है। तो ऐसे कैसे सॉल्व करोगे, देखो पहले ए से आपका बी हुआ, आपने कहा +1 हो गया, ठीक है। एफ से आपका यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पे एफ से अगर डी हुआ तो आपने कहा ये -2 आपका यहाँ पे हो गया। एन से आपका क्यू हुआ, आपने कहा ये +3 आपका यहाँ पे हो गया। तो वैसे ही आपका जो यहाँ पे डी एल आर आपका दिया जा रहा है, डी एल आर यहाँ पे आपका दिया जा रहा है। तो पहले में आपने क्या किया +1 यहाँ पे करोगे, तो यहाँ पे डी के आगे क्या हो जाएगा, आप कहोगे ई यहाँ पे हो गया, ठीक है ई हो गया। अब एल में 2 आप पीछे डिजिट वहां पे जाओगे, क्या हो गया, आपने कहा जे यहाँ पे हो जाएगा। और आर में फिर आप +3 आगे वहां पे जाओगे, क्या कह दोगे, ये आपका यू यहाँ पे हो गया। तो ई जे यू आपका राइट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। यानी कि जो जैसे डिजिट आगे जा रही पीछे जा रही वैसे ही आप फॉलो करते चलो, आप उनके आंसर वहां पे दे लोगे। बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन वहां पे आते। अभी मैं जितने भी आपके थोड़े इनके लेवल वाले भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्योंकि किसी स्टेट में क्वेश्चन थोड़े नॉर्मल थे, किसी में हार्ड थे, यानी बस जितने स्टेट में करा रहा हूं बस वो आपको तैयार करते हुए वहां पे चलना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया जा रहा है,
यदि निकोड भाषा में केक को यानी सी ए के को आपको 6 लिखा जाता है और जूस को अगर आपको 7 लिखा जाता है, तो ये बताओ जे यू जी को आप कैसे वहां पे लिखोगे, ये पूछा गया। देखो बिल्कुल सवाल है, इसमें कोई चीज आपको लगाना ही नहीं था, सिंपल था। क्या आप कैसे इसका आंसर दे सकते थे, देखो क्या दिया गया। इसमें आप जोड़ो 1 2 3 4, 4 अक्षर है, 4 इसमें क्या गया, सीधा 2 जोड़ दिया, 4 में 2 जोड़ा आपका 6 वहां पे आ गया। अब इनके देखो सब जोड़ो, 1 2 3 4 5 है, 5 अक्षर दिए गए, 5 केवल 2 और जोड़ दो कितना हो गया आपका 7 हो गया। यहाँ पे 1 2 3 अक्षर है, 3 में 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, आप कहोगे 5 हो गया। सिंपल सा ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। यानी जितने अक्षर हैं पूरे अक्षरों को जोड़ो, पूरे अक्षर जितना भी जोड़ आता है उसमें +2 कर दो, आपका आंसर वहां पे निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या दिया जा रहा है। एक यहाँ पे सीरीज यहाँ पे दी जा रही है, यानी कि ये आपके सीरीज यहाँ पे दी गई है। अब ये पूछा गया बताओ यहाँ पे आपका क्या आंसर आएगा, इसका बताइए क्या आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो कैसे इसे वहाँ पे सॉल्व करोगे। v है, v से आपका यहाँ पे z हुआ, v से z हुआ, आपने कितना कहा, एक कितना बढ़ गया, प्लस का 4 यहाँ पे आपका बढ़ गया, ठीक है। v से z हुआ 4 बढ़ा, z से d हुआ फिर 4 बढ़ा, और इसमें फिर हमने 4 बढ़ा, यानी 4 4 आपका ये आपका बढ़ रहा है यहाँ पे। तो वैसे ही जब इसे सॉल्व करोगे यहाँ पे, तो आगे क्या यहाँ पे आ जाएगा, तो पहला होगा आपका L यहाँ पे निकल के आ गया। यानी हम देख रहे हैं कि सब में +4 4 बढ़ा। तो ये देखो यहाँ पे C लिखा, C के आगे 4 जाओगे, C D E F G, यहाँ पे G आगे 4 बढ़ गया, G के आगे फिर आप 4 बढ़ाओ, G H G हो गया, H I J K यानी K आ गया हमारा। इसमें फिर आप 4 जैसे ही बढ़ा दोगे K में, तो क्या हो गया आपका O यहाँ पे हो गया। यानी कि हम देख रहे हैं कि +4 4 डिजिट केवल आपकी आगे वहां बढ़ रही है। तो राइट आंसर सीधा सीधा आप क्या कह दोगे, LO आपका हो गया। ऑप्शन नंबर 4 पे आप सीधा टिक करके वहां पे आ जाना, आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक सीरीज का यहाँ पे आता है। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, एक बार आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, इसका राइट आंसर कितना वहां पे आपका आएगा। क्योंकि अभी मैंने सीरीज में क्या होता है, कैसे क्या डिजिट बढ़ रही है क्या कम हो रही, वैसे ही आपको सोल्व करना, आप आंसर वहां पे निकालो। तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर वहां पे दे के जाना, पहले सोल्व करो क्या चीज पूछी जा रही है, उसका क्या आंसर वहां पे हो सकता है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन वहां पूछा जाएगा एक। तो प्रैक्टिस जरूर करना, और इसका आंसर जरूर सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में वहां पे दे के जाएंगे। अब देखो एक क्वेश्चन दिया गया, एक लड़की पंक्ति में खड़ी है और ऊपर से उसकी रैंक कितनी है, 27 है, नीचे से 5 है। पंक्ति में कुल लोगों की संख्या, जो कुल संख्या कभी पूछी जाए तो ऊपर से संख्या नीचे संख्या दोनों जोड़ लो, जो भी जोड़ आएगा उसमें बस एक माइनस वहां पे कर दो, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुल संख्या क्या बताओगे, 27 + 5, इन दोनों जोड़ के बस एक माइनस वहां पे कर दोगे, कितना आ जाएगा आपका हो जाएगा 31। 31 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। यानी कुल संख्या क्या होगी 31, 31 हो गई। ऑप्शन नंबर आपका 2 इसका राइट आंसर हो गया। अब अगर दायां बायां वहां पे दिया होता, हम क्या करते, दायां से प्लस बायां से दोनों जोड़ के एक माइनस कर देते, हमारी कुल संख्या वहां पे निकल के आ जाती। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स अब जरूर बताना कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही हुए। हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे 50 यहाँ पे देख रहे जो हमारे पेपर वहां पूछे गए थे। अगर किसी बच्चे ने यहाँ 35+ क्वेश्चन वहां पे सही कर रखे, तो ये मान चलना आपका 100% एग्जाम वहां पे क्लियर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर हमें ये नहीं पता हम क्या चीज तैयार करें कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपके दिख जाए, तो जो ये आपके नोट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं ये आप तैयार करना। ये सारे आपका जो एप्लीकेशन आने वाला है वहां पे आपके अपलोड कर दिए गए, एक बार नोट सारे डाउनलोड वहां पे कर लेना, बस तैयार करके अपने एग्जाम में बैठ जाना, आपके पेपर बिल्कुल क्वेश्चन वहां से आपको दिख जाएंगे। किसी बच्चे को अगर डाउट भी वहां पे होता आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो भी डाउट होगा वो आपका क्लियर किया जाएगा। और स्क्रीन नंबर व्हाट्सएप नंबर सो ही कर रहा है, व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो भी डाउट होगा बिल्कुल आपका क्लियर वहां पे किया जाएगा। तो ओके, कल हम लोग फिर मिलेंगे एक प्रैक्टिस सत्र, जो अपने डेली क्लास होगी 6:30 बजे कंटिन्यू वहां पे चलेगी, तो डेली क्लास आप लेना वहां पे ना भूलेगा। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं कल एक अगली प्रैक्टिस सत्र में, तब तक के लिए जय हिंद।